Dear students, welcome to our PCM Academy। आइए आज हम फिजिक्स के क्लास 12th के क्लास में आगे देखते हैं। एक अनंत समतल चादर जो कि आवेशित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम के अनुप्रयोग से। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है गाउस का नियम का अनुप्रयोग, जिसमें हम एक रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, और उससे भी पिछले क्लास में हमने पढ़ा है गाउस का नियम। तो इसको पढ़ने से पहले आप गाउस का नियम वाला वीडियो को एक बार पढ़ कर आएं हमारे वीडियो से, तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। हम इसमें क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, हमने एक आवेशित चादर लिया है, ए बी सी और डी। ये क्या है? एक चादर है। आवेशित चादर कहने का मतलब ये एक समतल है। जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है ना, ठीक वैसे ही ब्लैक बोर्ड के जैसा एक क्या है? चालक प्लेट है, जिसको हम आवेश दिए हैं। और आवेश वितरण के नियम से पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो वह आवेश समान रूप से चालक पे वितरित होता है। तो जो आवेश हम इस चालक प्लेट को देंगे, ये जो चालक प्लेट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? आवेशित चादर। ये जो आवेशित चादर है, इसको जब हम आवेश देते हैं, सपोज हम इसको आवेश देते हैं, तो ये समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, चादर के सभी जगह आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। मतलब आवेश का जो घनत्व है वो हर एक एरिया पे समान होगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? चार्ज का डेंसिटी, जिसमें तीन पढ़े हम लोग: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर देखो, एक चादर है, एक समतल है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एरिया चार्ज डेंसिटी, जिसमें हम देखे थे कि यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज रहता है उसे उस चालक के लिए हम क्या कहते हैं? एरिया चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया? ए बी सी डी एक समतल चादर हो गया। हमको क्या करना है? इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके किसी बिंदु पर देखो, एक बिंदु ले लिए हम ओ, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लिए पी। अब हम इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? गाउस के नियम का उपयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक गासीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, गासीय पृष्ठ जो कि बंद पृष्ठ होता है, और गाउस के नियम से हम जानते हैं कि गासीय पृष्ठ के संपूर्ण फ्लक्स से या संपूर्ण तल से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? उसके अंदर उपस्थित आवेश का Q/ε0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम इमेजिन किए हैं एक बेलनाकार गासीय पृष्ठ की जो बिंदु P से होकर जा रहा है। अब देखो, चूंकि ये बेलनाकार है, तो बेलनाकार गासीय पृष्ठ में टोटल कितने तल होते हैं या पृष्ठ होते हैं? तो पिछले हम लोग क्लास में देखे थे, बेलनाकार अगर कोई पृष्ठ है तो उसके 3 सरफेस होते हैं। जैसे कि देखो, ये एग्जांपल एक बॉटल का मैं आप लोग को बताया था। जैसे ये बॉटल है, ये तो आइए हम बॉटल के मदद से बेलनाकार आकृति का पृष्ठ के बारे में समझते हैं। तो देखिए, ये जो बॉटल है ये एक बेलनाकार है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें टोटल कितने पृष्ठ हैं? इसमें आपको 3 पृष्ठ दिखाई दे रहा है। एक पृष्ठ इस बॉटल का तल जो कि वृत्ताकार है, एक पृष्ठ इस बॉटल का जो टॉप है वो भी एक वृत्ताकार है, और इस बॉटल का जो ये कर्व के जैसा पृष्ठ है, इसी को हम बोलते हैं वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, कर्व सरफेस। तो एक इसमें सर्कुलर सरफेस ये हो गया, एक सर्कुलर सरफेस ये हो गया, और एक इसमें क्या है? क्या है? वक्रीय पृष्ठ है, कर्विकल सरफेस। तो यहाँ पर देखो, टोटल 3 पृष्ठ हैं। जैसे ये डायग्राम में मैं जो बनाया हूं, इसमें भी आप देख सकते हो, ये वृत्ताकार पृष्ठ S1, दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ S2 नाम ले लेते हैं, और तीसरा जो कर्व है जिसको हम वक्रीय पृष्ठ बोल रहे हैं वो है एक S3। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, गॉस के नियम से हम सबसे पहले इस गॉसी पृष्ठ, बेलनाकार जो गॉसी पृष्ठ है उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सामान्य हमारा जो गणना का नियम है फ्लक्स निकालने का, हमारा जो फार्मूला है क्या होता है, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, उससे हम निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखो गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार क्या होता है, जो फाई ई है, फाई ई कहने का मतलब किसी भी गासी पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, टोटल चार्ज, उस पृष्ठ पर प्रेजेंट टोटल चार्ज और विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जब हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, विद्युत फ्लक्स। कहने का मतलब गॉस के नियम के अनुसार किसी भी गासी पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसी विद्युत फ्लक्स को हम गणना करके निकालेंगे। तो यहां पर देखो, ये जो हम कल्पना किए हैं गासी पृष्ठ, इसमें 3 पृष्ठ है, एक S1, S2 और S3। तो देखिए, जब हम इस गासी पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जो कि क्या है, एक बेलन है, x डैश बेलनाकार गासीय पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अगर फाई ई है, तो ये जो फाई ई होगा वो S1 के कारण, सपोज फाई E1 है विद्युत फ्लक्स, तो फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 के बराबर होगा, जहां पे फाई E1 क्या है, S1 के कारण विद्युत फ्लक्स, फाई E2 क्या है, S2 के लिए विद्युत फ्लक्स, और फाई E3 क्या है, S3 के लिए विद्युत फ्लक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए पहले हम फाई E1 निकालेंगे, फाई E2 निकालेंगे और फिर फाई E3 निकालेंगे। तो देखिए, हम जो कल्पना किए हैं गासी पृष्ठ, बेलनाकार गासी पृष्ठ, उसके 3 पृष्ठ हैं, S1, S2 और S3। S1 और S2 वृत्ताकार पृष्ठ हैं और S3 जो है हमारा, बंद कर फिर से करेगा। तो देखिए, हम यहाँ पर कल्पना किए हैं गासी पृष्ठ, जो कि बेलनाकार गासी पृष्ठ है, जिसमें 3 पृष्ठ है, S1, S2 और S3। तो हम जब कैलकुलेशन करके विद्युत का फ्लक्स निकालेंगे इस गासी पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण गासी पृष्ठ के लिए हम जब विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो S1 के कारण जो विद्युत फ्लक्स आएगा और S2 के लिए जो विद्युत फ्लक्स आएगा और S3 के लिए जो विद्युत फ्लक्स आएगा, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको संपूर्ण गासी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स मिलेगा। अगर मान लो मैं S1 के कारण विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई E1 है, और S2 के कारण विद्युत फ्लक्स फाई E2 है और S3 का फाई E3 है, तो जब मैं फाई E1, फाई E2 और फाई E3 को ऐड करूंगा तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मेरे को फाई E मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाई E1, फाई E2 और फाई E3 का मान ज्ञात करेंगे, फिर उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। इसको तब तक के लिए हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, सपोज ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, फाई E1, फाई E2 और फाई E3 निकाल के यहाँ पे रखेंगे। देखिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, फाई E निकालने के लिए फाई E1, फाई E2, फाई E3 निकालेंगे और सब वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो हमको फाई E मिल जाएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम फाई E3 को, फाई E3 क्या है, फाई E3 है हमारा S3 के कारण फ्लक्स या S3 से बद्ध फ्लक्स। तो ये जो हम गासी पृष्ठ कल्पना किए हैं, जिसमें S1, S2 और S3 3 पृष्ठ हैं, S1 और S2 हमारा वृत्ताकार पृष्ठ है और S3 हम वक्रीय पृष्ठों के लिए हैं।
तो इसके लिए देखो हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू एक्चुअल में होता क्या है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा जो है ई और डी एस के अभिलंब के बीच का कोण होता है। यहाँ पर देखो जब हम E3 की बात करें तो इस पर एक अल्पांश मान लेते हैं, उस अल्पांश का क्षेत्रफल है DS3। ठीक है, अब अल्पांश का जो डायरेक्शन होगा उस पर डाले गए अभिलंब की ओर होगा, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, जो कि बेलनाकार अक्ष के, ये जो बेलनाकार हमारा घासीय पृष्ठ है उसके अक्ष के क्या होगा, अभिलंबवत होगा, क्योंकि बेलन के वक्री पृष्ठ पर डाला गया लंब हमेशा अक्ष के अभिलंबवत होता है। और यहाँ पर देखो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम +1 रखेंगे तो +1 को ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ना, तो धक्का लगाएगा, तो E का मान अक्ष के अनुदिश है और अभिलंब का मान अक्ष के अभिलंबवत है, तो E और DS3 के बीच का कोण क्या बनेगा हमारा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर जब हम फाई E3 निकालेंगे देखो तो क्या करेंगे, यहाँ पर फाई E3 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ E DS3 cos थीटा लेंगे और cos थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि DS3 और E के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। और ये इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि अगर हम इतना ही निकालेंगे तो सिर्फ DS3 के कारण हमको विद्युत फ्लक्स निकाल मिलेगा। ठीक है, जब हम सिर्फ EDS cos थीटा कर रहे हैं तो DS के कारण ही हमको क्या मिल रहा है, विद्युत फ्लक्स मिल रहा है। जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये जो DS है वो क्या हो जाएगा, पूरे पृष्ठ के लिए हमको फाई ई का मान देगा। ठीक, इंटीग्रेशन करने के बाद देखो यहाँ पर DS3 है तो अल्प पृष्ठ के कारण हमको फ्लक्स मिलेगा। जब हम अल्प पृष्ठ के कारण फ्लक्स को इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे वक्री पृष्ठ जो S3 है उसके कारण मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लगा दिए हैं इंटीग्रेशन और EDS3 cos 90। फिर देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, EDS3 cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए ये वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ओके, ठीक है, आगे हम देखते हैं S1 और S2 के कारण। यहाँ पर S1 के लिए अगर हम निकालें, सपोज फाई E1 को निकाल रहे हैं हम, तो S1 में भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक अल्प पृष्ठ का कल्पना करना पड़ेगा। ये जो अल्प पृष्ठ है, इस अल्प पृष्ठ का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, किसी भी पृष्ठ का डायरेक्शन क्या होता है, उस पर डाले गए अभिलंब की ओर होगा। यहाँ पर देखो जो अभिलंब हम डालेंगे वो हमारे बेलन के अक्ष के अनुरूप होगा या अक्ष के साथ समांतर होगा, और यही हमारा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। मान लो इस अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल DS1 है तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी और ये अक्ष के अनुरूप है। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर +1 रखेंगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, देखो इधर भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस प्रकार से अक्ष के अनुदिश होगा। तो दोनों के बीच का कोण क्या बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा फाई E1 है वो हमारा हो जाएगा EDS cos, क्या होगा, कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो हम लिखे हैं वो क्या है, अल्प पृष्ठ के लिए है, तो इस पूरा S1 के लिए निकालने के लिए इसमें क्या कर देना है, हमको इंटीग्रेशन कर देना है। ओके, इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं हम, देखो EDS cos थीटा क्या है, सिर्फ इस अल्प पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स है, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस पूरा S1 के कारण मिलेगा। यहाँ पर देखो E हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DS, क्योंकि E कांस्टेंट है इसलिए समाकलन नहीं होगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1। ये देखो DS का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, DS क्या है, इस अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अल्प पृष्ठ के क्षेत्रफल का जब हम समाकलन करते हैं तो पूरा पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान हमको प्राप्त होता है। तो ये जो S1 पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल को अगर मैं मानूं कैपिटल A, ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ DS है उसका वैल्यू मेरे को मिल जाएगा कैपिटल A, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ DS कहने का मतलब अल्प पृष्ठ के क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन है। अल्प पृष्ठ के क्षेत्रफल को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे पृष्ठ का हमको क्या मिलता है,
क्षेत्रफल मिलता है। इस प्रकार से हमको फाइव E1 मिल गया। ठीक, उसी प्रकार आगे जब हम फाइव E2 निकालेंगे तो फाइव E2 के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, EDS2, सॉरी इसको ले लेते हैं S1 और ये इसको ले लेते हैं S2। तो ये होगा हमारा EDS2 और ये होगा cos। देखो फिर से आप देखो यहाँ पर थीटा रहता है, थीटा मतलब E और DS2 के बीच का कोण। तो जो H2 है यहाँ पर भी हम अल्प पृष्ठ बनाएंगे और इस पर अभिलंब डालेंगे, अभिलंब डालेंगे जिसका डायरेक्शन क्या होगा, फिर से अक्ष के अनुदिश होगा और ई का डायरेक्शन भी अक्ष के अनुदिश है, इसलिए दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो फिर क्या बनेगा हमारा cos 0 डिग्री हो गया। अब देखो ये अल्प पृष्ठ के लिए है, अगर फाइव E2 निकालेंगे तो क्या करना पड़ता है हमको, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पूरे पृष्ठ के लिए हम निकाल रहे हैं S2 के लिए। तो यहाँ पर फिर से देखो सेम कंडीशन, इंटीग्रेशन ऑफ EDS2, ये तो 1 हो गया, चूंकि E कांस्टेंट है E को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। और जब हम DS2 का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो DS2 क्या है, S2 जो पृष्ठ है उसका एक अल्प पृष्ठ है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो S2 का पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। चूंकि हम एक बेलन की कल्पना किए हैं जो कि एक समाक्षीय बेलन है, ठीक है, तो इसका जो S1 का क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, S2 का भी क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल को हम क्या ले रहे हैं A, तो इसका भी क्षेत्रफल को हम क्या लेंगे A। तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, 5E2 इज इक्वल्स टू EA। ओके, यहाँ पर देखो हमको 5E1 मिल गया EA, 5E2 मिल गया EA और 5E3 क्या मिला है हमको, 0 मिला है। देखो DS3 क्या है, अल्प पृष्ठ है वक्री पृष्ठ का, और उस अल्प पृष्ठ के कारण हमको विद्युत फ्लक्स क्या मिला है, 0 मिला है। तो निश्चित रूप से इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक, अब ये मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, एक के साथ उसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे हम करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इक्वेशन सेकंड में 5E1, 5E2 एंड 5E3 का मान रखने पर ये क्या हो जाएगा, 5E इज इक्वल्स टू 5E1 क्या मिला था हमको, EA, 5E2 क्या मिला था, EA, और 5E3 मिला था 0। तो फाइनली हमको 5E क्या मिलेगा यहाँ से, EA और EA। देखो एक तो सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एक EA है यहाँ पर एक EA है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 EA। अगर ऐसा आपको समझ नहीं आता है तो आप EA को कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2EA। ओके, ये जो विद्युत फ्लक्स है हम सामान्य फार्मूला की मदद से निकाले हैं, और ये जो विद्युत फ्लक्स है वो हम गास के नियम से निकाले हैं, लेकिन एक ही चीज के लिए निकाले हैं। तो निश्चित रूप से दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये जो इक्वेशन 5 है दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, सो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम रख देते हैं इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 5 से क्या होगा, 2EA, इक्वेशन 5 का राइट साइड और इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड, Q/ε0। ठीक है, अब देखिए हमको क्या वैल्यू फाइंड आउट करना था, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ से देखो 2 और A को हम जब राइट साइड ले जाएंगे तो हमको E का वैल्यू मिल जाएगा ना। देखिए ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू, देखिए 2 और A को उस तरफ ले जाएंगे तो 1/2A, और इस तरफ है हमारा Q/ε0। ये जो मिला है ये है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, एक चादर के कारण। ठीक है, R दूरी पे। यहाँ पर देखो
हम Q का भी मान रख सकते हैं। ठीक, ये कौन सा सरफेस है, ये जो है एक चादर के रूप में है, समतल। ठीक है, तो हम 3 प्रकार से डेंसिटी पढ़े हैं 4 जगह। एक रैखिक आवेश घनत्व, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक आयतन आवेश घनत्व। चूंकि ये समतल है तो यहाँ पर हमारा जो घनत्व होगा वो किस प्रकार का होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, क्षेत्रफल के अनुरूप समान रूप से वितरित होगा, हर एक क्षेत्रफल को समान आवेश मिलेगा। तो हम एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल से पढ़े हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। हम पढ़े थे सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। हर एक क्षेत्रफल में जितना आवेश प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। यहाँ से देखो Q का हमको एक वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू A इज इक्वल टू Q। ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2A। Q की जगह पे हम क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये A और A कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए 1 के साथ, तो ये सिंपली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, एक आवेशित चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखो करना क्या था हमको, सबसे पहले गाउस के नियम से फ्लक्स निकाल लिए, उसके बाद सामान्य जो फॉर्मूला है जो कैलकुलेशन करके हम फ्लक्स निकालते हैं, क्या है वो नियम, फाई इज इक्वल्स टू EdS cos थीटा। इसका उपयोग करके हम इस गाउसी पृष्ठ के लिए क्या निकाले हैं, फ्लक्स निकाले हैं। चूंकि इस गाउसी पृष्ठ में 3 पृष्ठ हैं, S1, S2 और S3, तो सभी का हम अलग अलग विद्युत फ्लक्स निकाले हैं। फिर उन सभी मान को यहाँ पर रख करके संपूर्ण गाउसी पृष्ठ का फ्लक्स निकाले हैं, जिसको हम इक्वेशन 1 के साथ क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं। फिर हमको क्या मिल गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया है। ठीक है, ओके, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और फिजिक्स के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमसे समझने सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।